गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और ये है हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट की यूपीएससी के लिए तैयारी कराता है। रोजाना हम लोग इस समय पे पढ़ते हैं 1 PM पे इंडियन पॉलिटी। कल क्लास नहीं हो पाई थी इंडियन पॉलिटी की, तो आज हम लोग आगे का अपना करेंगे। अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे मूल अधिकार में। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। आज हम लोग ये देखेंगे। और आप लोगों को पता है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, ये मेरे एक्सपीरियंस है जो वगैरह। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इन दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज़्यादा टॉप एडुकेटर्स में मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे, 100 से भी ज़्यादा, जो आपको यूपीएससी की तैयारी में हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी में हर महीने लगभग शुरू होते रहते हैं। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, एक प्लस और एक आइकॉनिक, दो तरीके का प्लान है यहाँ पे। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का। यहाँ पे जीएस प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, ऐसे निबंध का पेपर, टेस्ट सीरीज वगैरह की कंप्लीट कोर्स की तैयारी होती है। और इसके लिए आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। इसका जो 12 महीने का प्लस कोर्स का प्लान है 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, 10% डिस्काउंट, 44,550 रुपए। 24 महीने का यानी 2 साल का जो प्लान है 72,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 64,800 रुपए। ये सारा प्लान है, सारी चीजें। दूसरा जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक में भी आपको सारी चीजें में मिलेंगी, प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो होंगी यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट रेगुलर क्लास होती हैं। फिर पर्सनल कोच मिलेंगे एक्स्ट्रा अलग से, जो कि पर्सनली तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, पूरी स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। और पर्सनल फीडबैक भी यहाँ पे आपको मिलेगा। आपका ये जो 12 महीने का प्लान है, ये है 69,500। कोड का इस्तेमाल आफ्टर डिस्काउंट 62,550, 24 महीने 1,07,000। कोड के इस्तेमाल के बाद आफ्टर डिस्काउंट 96,300 रुपए। अब आप यहाँ पे ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। 12 महीने का जो ऑप्शनल का प्लान है वो है 27,500 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, 24,750। 2 साल के लिए लेंगे 24 महीने का 40,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए, 10% डिस्काउंट। आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में जानते हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2021 में जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है। मोबाइल ऐप पे जा करके यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है उस पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अनअकैडमी कॉम्बैट पे जाएंगे। और यहाँ पे ये आप सबके लिए फ्री है, इसका कोई से अलग से चार्ज नहीं है। इस पे बस रजिस्ट्रेशन के समय कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप इस कोड को डाल देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाएगा। आपकी इस पे जो रैंकिंग आएगी वो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग आएगी। ये टेस्ट 6 दिसंबर को हो चुका है, दूसरा होगा 20 दिसंबर सुबह 11 बजे। हर संडे को होगा, लेकिन अल्टरनेटिव संडे पे 14 दिन पे 45 मिनट का पूरा टेस्ट होगा। 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 13 टेस्ट होंगे। पहला हो चुका है 6 दिसंबर को, सेकंड टेस्ट है 20 दिसंबर 11 बजे। जरूर ध्यान में रखेंगे हर अल्टरनेटिव संडे को। इसमें जो लोग जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको या तो 3 महीने का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा या इसी सब्सक्रिप्शन के जो अमाउंट है उसी के इक्विवेलेंट अमेजन का वाउचर मिलेगा। आप यहाँ से कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं। और रैंक 4 to 150 जो है इस पे 1,000 रुपए का अमेजन का वाउचर मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रोजाना पढ़ते हैं 1 बजे से इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकार में हमने समानता का अधिकार पढ़ ले लिया था। आज जो अगला हम लोग देखेंगे वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, तो ध्यान से देखते हुए चलिए स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या कह रहा है, कैसे और क्या क्या चीजें हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे 6 अधिकारों की रक्षा करता है। स्वतंत्रता के अधिकार की तरह हमको 6 अधिकार मिले हुए हैं। राइट टू फ्रीडम, 6 अधिकार कौन कौन से?
अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6 अधिकार अनुच्छेद 19 की तरफ मिले हुए हैं और स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसके तहत 6 अधिकारों की गारंटी मिलती है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभी इन सब के बारे में एक करके देखेंगे हम लोग। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, कहीं भी आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। संगम या संघ बनाने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का अधिकार। कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने और वहां पे बस जाने का अधिकार। ये 6 अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में दिए गए हैं। तो ये देखते हुए चलिए क्या क्या चीजें कह रहा है, एक करके पॉइंट बाय पॉइंट, इसमें बहुत सारे अधिकार है। पहले क्या था कि मौलिक रूप से अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे और एक 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार को क्या हुआ कि संपत्ति को खरीदने, संपत्ति को अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। फिर संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के दायरे से हटकर कानूनी विधिक अधिकार के मामले में आ गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, ठीक है, न कि किसी निजी मामले में। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों को और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। संपत्ति का जो अधिकार है और राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। जो अनुच्छेद 19 के तहत जो हमारे मौलिक अधिकार है, राज्य उन पे अगर जरूरत पड़ी तो उचित प्रतिबंध कैसे क्या, ये देखिए। जिनका आधार निम्न है, इन आधारों पर राज्य उन पे प्रतिबंध लगा सकता है। जब भारत की प्रभुता एवं अखंडता का अगर मामला आया कि उससे अगर इस पे हरास होता है, नुकसान होता है, तो राज्य प्रतिबंध लगा सकता है हमारे मौलिक अधिकार पे। राज्य की सुरक्षा के मुद्दे पे लगा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार सदाचार के हित में अथवा न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संदर्भ में, या पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के संबंध में युक्त निर्बंध, इन चीजों में राज्य प्रतिबंध कर सकता है। तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, जो अनुच्छेद 19 के तहत हमको पहला मूल अधिकार मिला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति में है कि यह मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने, अपने बारे में मत देने, वोट देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित और छिपे हुए मामलों की स्वतंत्रता देता है। बोलने का, अपने बारे में, अपने हक के बारे में बात करने का, वोट देने का, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को शामिल किया है। क्या क्या? कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी, अगर किसी का फोन टैप हो रहा है तो उसके विरुद्ध में भी अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के तहत ही आती है। और क्या कह रहा है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कि प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार और प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। लेकिन हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हड़ताल का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं है वाक एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, तो ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उपरोक्त जो लिखित आधार है उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु बताए हैं जिनके आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये बिंदु फिल्मों के प्रदर्शन से संबंधित है, जो ये है गलत ढंग से आप चित्रण नहीं कर सकते फिल्मों में, प्रतिकूल तरीके से प्रदर्शन करना होगा, सांप्रदायिकता की भावना आप नहीं भड़का सकते। तो ये 7 पॉइंट है जिसमें 3 ये था। चौथा है कि धार्मिक भावनाओं से
छेड़छाड़, अनुचित विषयों से संबंध अगर दिखाए गए और व्यवहारिक तरीकों का अगर प्रयोग किया गया या गैर सामाजिक लैंगिक संबंध दिखाया गया तो इन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है हमारा, अब इसी में स्वतंत्रता के अधिकार में वाक्य और अभिव्यक्ति में हमने देखा कि मीडिया के बारे में भी, तो मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री सेंसरशिप टू रेगुलेट मीडिया क्या है कि 4 नवंबर 2016 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनडीटीवी चैनल को पठानकोट एयरबेस पर हमले के कवरेज के दौरान कथित तौर पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करने के लिए 9 नवंबर को एक दिन के लिए प्रसारण रोकने का आदेश दे दिया था कि आप ऐसे किसी भी संवेदनशील मामलों का प्रसारण नहीं कर सकते। और उच्चतम न्यायालय ने मीडिया पर प्रसारण पूर्व या प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप न्यायालय द्वारा लगाए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका को अस्वीकार भी कर दिया था इसके अंतर्गत। और क्या कह रहा है, और न्यायालय ने कहा कि न्यायालय या किसी संवैधानिक निकाय की भूमिका केवल सामग्री के प्रकाशन के पश्चात शिकायत किए जाने के बाद ही होगी। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री सेंसरशिप। क्या न्यायालय ने यह कहा है कि न्यायालय या किसी संवैधानिक निकाय की भूमिका केवल सामग्री के प्रकाशन के पश्चात शिकायत किए जाने के बाद ही होगी। आगे देखिए, और नियामक तंत्र के मौजूदा परिदृश्य इसमें क्या क्या है, क्या कह रहा है नियामक तंत्र के बारे में, ये देखिए नियामक तंत्र के मौजूदा परिदृश्य कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिकांशतः स्वविनियमित है और कई निजी चैनलों ने मिलकर स्वयं ही एक न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड आधारित ऑफ इंडिया एनबीएसए का गठन किया है जो दिशा निर्देशों के स्वरूप में मानकों को जारी करता है और एनबीएसए को चेतावनी देने, सलाह देने की निंदा करने, अस्वीकृति व्यक्त करने और संहिता के उल्लंघन के लिए प्रसारण पर 1 लाख रुपए तक की राशि का जुर्माना लगाने की शक्ति भी दी गई है। और यदि कुछ अनुचित होता है तो सरकार भी इस पर कदम उठा सकती है और चैनलों को दंड दे सकती है, जैसे एक ही दिन के लिए उनका प्रसारण बंद करना या इससे अधिक। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर सकती है। और आगे की चीज देखते हुए चलिए, और क्या कह रहा है मीडिया के अनुरूप, और भी क्या है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के बारे में देखिए, किसके तहत फिल्मों और टीवी शो आदि को की सामग्री को नियंत्रित करने का अधिकार, यानी जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली है उसके तहत जो पाबंदियां हैं मीडिया के ऊपर या सबके ऊपर, वो तो मीडिया और फिल्मों के ऊपर देखिए, मीडिया देखा फिल्मों या और भी सीबीएफसी जो करता है। रेडियो चैनल उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करते हैं जिसका अनुपालन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा भी किया जाता है। और टेलीविजन पर प्रसारण सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं केवल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत जारी की गई हैं और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने भी विज्ञापन की सामग्री पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय प्रेस परिषद PCI के बारे में देखिए क्या कह रहा है। PCI के बारे में भारतीय प्रेस परिषद भी प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 द्वारा स्थापित भारतीय प्रेस परिषद समाचार पत्रों, जर्नल, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के अन्य रूपों को विनियमित करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है और यह भारत में प्रेस के विनियमन के लिए भी शीर्ष निकाय है और इसे सरकार द्वारा स्वायत्तता भी प्राप्त है और यह भारत में प्रिंट मीडिया के लिए पेशेवर मानकों को निर्धारित और लागू करने के नियामक के रूप में कार्य भी करता है, लेकिन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की दिशा में उन्हें दंडित करने की शक्ति इसके पास नहीं है। ये सारा कुछ आप लोग पीसीआई के बारे में पढ़ ले लीजिएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट करके। अब जैसे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इसके बारे में भी एक पॉइंट दिया गया है एनबीएसए के बारे में। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, इसकी अध्यक्षता प्रख्यात कानूनविदों द्वारा की जाती है। इसका कार्य प्रसारण के बारे में शिकायतों पर विचार करना और निर्णय करना। तो इस अपने कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान में रखेंगे। अब जैसे बीसीसीसी के लिए है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, एक पॉइंट इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। और जैसे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का एक मामला आया था 1985 में इसी से संबंधित। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है बनाम भारत संघ, क्या कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, अतः प्रेस की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तर्क था
जो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ का मामला था कि संविधान में अभिव्यक्ति यानी कितने लोगों तक हो यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है, अतः करोड़ों लोगों तक अभिव्यक्ति की मनाही नहीं है, परंतु उपयुक्त तीनों ही माध्यम से यह संभव नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनिवार्य हो जाती है, अतः व्यवहारिक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता सही और तार्किक है। अब भारतीय समाज में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में देखिए क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान सम्मत है भारतीय समाज में, और प्रस्तावना में विचार एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और प्रेस की स्वतंत्रता इसको और मजबूत भी बनाती है, और प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है, और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बाद यह चतुर्थ स्तंभ है प्रेस, और जो कि पारदर्शिता, तानाशाही रोक आदि में मददगार भी साबित हुआ है। लेकिन इस समय की मीडिया का थोड़ा और है, आगे देखिए। भारत जैसे देश में जहां व्यापक स्तर पर निरक्षरता है, प्रेस जनता की राजनीतिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और राजनीतिक शिक्षा के बिना कोई भी योजना का सही कार्यान्वयन नहीं हो पाएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक दिन में 105 करोड़ खाते खुलने में प्रेस की स्वतंत्रता की भूमिका है, जन धन योजना में, ये ध्यान में रखिएगा। और भारत जैसे बहुलवादी समाज में प्रेस विभिन्न प्रकार के विचारों के समन्वय का माध्यम है, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा में मिलता है। तो यह है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। और क्या कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता? भारत जैसे पारंपरिक देश में प्रेस समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सामाजिक मुद्दों पर आधारित चलचित्र जैसे तारे जमी पर व खाप पंचायतों पर चल रहा विवाद आदि इसमें निर्णायक भूमिका है। ये सारी चीजें अब भारतीय समाज में जैसे जो प्रेस की स्वतंत्रता के बाद इसमें कुछ चीजें जैसे पेड जर्नलिज्म होता है। पेड न्यूज क्या होता है कि जब प्रेस में किसी खबर को प्रकाशित करने या प्रकाशित होने से रोकने के लिए धन या आर्थिक प्रलोभन का सहारा लिया जाता है, तो इसे पेड जर्नलिज्म या पेड न्यूज कहते हैं। पत्रकारिता यानी एलो न्यूज यानी सनसनीखेज पत्रकारिता, जिसमें टीआरपी बढ़ाने हेतु ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, अपितु सनसनी फैलाने हेतु किसी के निजी जीवन में भी दखल देता है, इसे एलो जर्नलिज्म कहते हैं। तीसरा है गॉसिप जर्नलिज्म। क्या है? इसमें फालतू की खबरें दिखाई जाती हैं जो किसी काम की नहीं होती, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी अभिषेक बच्चन से हुई, इस टाइप की जो गॉसिप की खबरें हैं। मीडिया ट्रायल, इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध आरोप लगने पर न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है, परंतु मीडिया द्वारा उसके विषय में नकारात्मक रूप दिखाकर अपराधी न होते हुए भी न्यायालय से ही पहले सजा दे देना, ये सारी चीजें प्रेस की स्वतंत्रता के तहत होता है। तो मीडिया पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि क्या सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए मीडिया पे? इस पे अनुच्छेद 1 विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है, और संविधान में इस पर 8 प्रतिबंध लागू किए गए हैं जो अपने आप में पर्याप्त हैं, तथा अन्य कानूनों की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अगर सरकार को प्रतिबंध को अनुमति दे दे तो यह चतुर्थ स्तंभ पर तानाशाह बनकर अनुचित प्रतिबंध लगा सकती है। अतः इसके लिए आत्मनियंत्रण और आवश्यकता जैसे एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएट्स, इसमें सरकार के सहयोग से मीडिया वालों की पहल है, जिसमें वे किसी भी अवैध खबर पर प्रतिबंध लगाती हैं, और संविधान वर्णित कानूनों को प्रभावी रूप से यहाँ पे लागू भी किया जाता है। और मीडिया पर नियंत्रण, इस पे देखिए मीडिया पे नियंत्रण के बारे में और क्या कह रहा है कि क्या सरकारी नियंत्रण इस पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि पश्चिमी देशों में मीडिया ज्यादा स्वाधीन है, वहां शांति काल में मीडिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और क्या उचित प्रतिबंध क्या इस पे लगाया जा सकता है? कब? कि भारत की प्रभुता अखंडता का मामला, राज्य की सुरक्षा का मामला जो पहले बताया गया था सारे मौलिक अधिकार में, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि और पिछड़े वर्ग, इन सब चीजों में उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और शांतिपूर्ण जो सम्मेलन की जो दूसरा है वाक्य अभिव्यक्ति के अलावा कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता के अनुच्छेद 19 ख के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों से प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है, तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है, और यह स्वतंत्रता भी सीमित नहीं है, और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, अब कहीं पर भी संघ बनाने का भी अधिकार है, बना सकते 19 ग के अनुसार अनुच्छेद
कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को और समुदायों को संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। आगे देखिए, और इन स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करें अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करें। अनुच्छेद 1 घ के बारे में देखिए, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, ये लिखा है। अनुच्छेद 1 घ के अनुसार भारत के सभी नागरिक बिना प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं और इस अधिकार पर राज्य समान जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। अब भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 अंग के अनुसार कि भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा दी गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत के अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के तहत 19(6) के तहत इसके अनुसार संविधान के सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में भी ले सकता है। कौन? राज्य। अब जो अनुच्छेद 20 है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 के तहत क्या कह रहा है? अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी व परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है और इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, पहला, भूत लक्षित दांडिक विधान को प्रतिसिद्ध किया जाना। इसके तहत क्या होगा कि कोई नई विधि पुराने कार्य या व्यवहार को दंडनीय नहीं बना सकती। जो कार्य या व्यवहार अपने किए जाने की तिथि को अपराध नहीं है, उसे पश्चातवर्ती तिथि को अपराध योग्य नहीं बनाया जा सकता। यानी कि मान लीजिए आज कोई नियम लागू हुआ और आज मान लीजिए ये नियम लागू हो गया कि अगर व्यक्ति ने चोरी किया तो उसको 10 साल की सजा, लेकिन ये नियम आज से लागू हुआ है, तो जब व्यक्ति कल के डेट में भी अगर चोरी के इल्जाम में पकड़ाया है तो वो इस नियम के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज से जो नियम लागू होगा उसके तहत कल का जो दोषी है, बीते हुए कल में जो पाया गया है वो नहीं, जो आने वाले कल में फिर आज के बाद से जो पाए जाएंगे वो सारे। और क्या कह रहा है? इस सामान्यतः विधानमंडल भूतलक्षी तथा भविष्यलक्षी यानी भविष्य के कार्य एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाली विधि, दोनों प्रकार की विधियां बना सकती है, किंतु इस खंड के अनुसार विधानमंडल कोई दांडिक विधि को भूतलक्षी बनाकर यह उत्पन्न नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य या व्यवहार के लिए दोष सिद्ध किया जा सके जो उस समय अपराध नहीं था जब कार्य किया गया था। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब क्या कह रहा है? दूसरा, इसमें दोहरा दंडादेश, ये हेडिंग है, मैं बोल्ड करना भूल गया। दोहरा दंडादेश या एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का प्रतिषेध किया जाना। दोहरा दंडादेश मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। क्या है दोहरा दंड? डबल जियोपार्डी कि अमेरिकी विधि में प्रयोग लाई गई है, ये अमेरिका के संविधान से, और हमारे संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस अनुच्छेद का यह खंड यद्यपि इसी सिद्धांत को उद्घोषित करता है, अतः यह सिद्धांत दोहरा संकट या दोहरा जोखिम कहलाता है। आशय यह है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए पहले की कार्रवाई में अभियोजित और दंडित किया जा चुका है तो व्यक्ति उसी अपराध के लिए बाद में होने वाली कार्रवाई के लिए अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, और ऐसे दोहरे दंड की व्यवस्था करने वाली विधि यहाँ पे शून्य होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वेंकट रामन बनाम भारत संघवाद 1954 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 20 का निर्देश
न्यायिक ढंग के प्रति है, दंड के प्रति है, अर्थात यह खंड न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष होने वाली कार्रवाइयों पर लागू होता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है तो उसके विरुद्ध उसकी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, या विभागीय कार्रवाई में दंड देने के पश्चात न्यायिक कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला क्या कह रहा है कि स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को अपराध में फंसा लेता है तो उसके खिलाफ भी, उसके विरुद्ध भी संरक्षण है। यदि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और साक्ष्य के आशय से मौखिक एवं दस्तावेज दोनों प्रकार के साक्ष्य आएंगे, कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराएगा, किसी मजबूरीवश या जो भी। आगे देखिए, व्यक्तियों के साथ साथ निगमोवादी को भी यह अधिकार दिया गया है, और यह संरक्षण किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष दंडिक कार्रवाइयों तक सीमित है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपराध में फंसाने वाला कथन कहता है तो उस कथन का प्रयोग उसके विरुद्ध किया जा सकता है। और अनुच्छेद 20 के इसी खंड के तहत नागरिकों को नार्को परीक्षण को साक्ष्य मानने से न्यायालय ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसके तहत स्वयं के विरुद्ध की जांच की जाती है, जो कि व्यक्ति की इच्छा के विपरीत होता है। और अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में छीना भी नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वो वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुसार इसका आशय यह है कि यह मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, इसे नागरिकता की संकल्पना से सीमित नहीं किया गया है, अतः यह एक मानव अधिकार भी है जो राज्य की शक्ति सीमित करता है। दैहिक स्वतंत्रता संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की न्यायिक रीति द्वारा सुनिश्चित किया गया है, और इसे आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 52 में भी छीना यानी अनुच्छेद 20 के साथ भी छीना नहीं जा सकता। न्यायालय ने विभिन्न वादों के माध्यम से उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इस अनुच्छेद के तहत आदेश को सकारात्मक आदेश में बदल दिया। जैसे गोपालन बना मद्रास राज्यवाद। इसमें क्या हुआ कि 1950 में न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसी संकल्पना को अंगीकार कर संविधान द्वारा इंग्लैंड वाली संकल्पना को अपनाया गया है, और अमेरिका की सम्यक प्रक्रिया की संकल्पना को नहीं अपनाया गया। और इस निर्णय में यह कहा गया कि हमारे संविधान ने मुख्य रूप से न्यायपालिका के स्थान पर विधानमंडल की सर्वोपरिता को अधिमान्य भी दिया है। आशय यह हुआ कि यदि सक्षम विधानमंडल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों को छीन लिया जाए तो उस विधि को अयुक्त अऋतु न्याय विरुद्ध होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जैसे एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लावाद में 1976 में न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त दैहिक स्वतंत्रता का नैसर्गिक विधि या कॉमन लॉ जैसा कोई रक्षोपाय नहीं है, और इसका परिणाम यह हुआ कि जब सक्षम विधानमंडल द्वारा दैहिक स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो प्रभावित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कोई उपचार नहीं मिल सकता। और यह निर्णय आपातकालीन व्यवस्था में आया, जहां 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए, अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, और उद्देशिका में समाजवाद शब्द को भी जोड़ा गया। इसके साथ ही पूरे भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व को भाग 3 मौलिक अधिकार पर भी वरीयता दी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को छोड़कर न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को नियंत्रित करने के साथ ही संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और प्रतिक्रिया स्वरूप केंद्र में जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बदली और 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, और इस संशोधन के तहत सर्वप्रथम यह व्यवस्था स्थापित कर दी गई कि आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 की व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। और भी कुछ मामले हैं, जैसे मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में। ये सब आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें शामिल है? जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार,
स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। ये सारे अधिकार शामिल हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। और क्या क्या है? विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, आपातकालीन अच्छा 2 बार हो गया, और राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्ण व्यवहार का अधिकार, ये सब शामिल है। और भी है जैसे सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। इन सब का संयुक्त परिणाम यह हुआ कि 1989 में बिहार के जेलों में लंबी अवधि से कैदियों को बंदी बनाए जाने की खबर समाचार पत्र में छपी, और खबर यह थी कि संबंधित अपराधों में जितनी सजा हो सकती थी उससे ज्यादा समय से कैदियों को भी जेल में रखा गया था। और इसी खबर को आधार बनाकर एक वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की, और यह याचिका पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकारवाद के नाम से जाना जाता है। और एक वर्ष बाद 1980 में ही न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने तिहाड़ जेल से कैदी सुनील बत्रा के द्वारा जेल में दिए जाने वाले शारीरिक यातनाओं के वर्णन करने वाले पत्र को भी याचिका मान लिया, और अपने परिवर्तित निर्णयों में न्यायालय ने याचिका के लोज स्टैंडी के रूप की जगह पे सो मोटो को प्रस्थापित किया। आगे डिटेल से देखेंगे क्या क्या है। और फिर 1980 का ही वाद है इसके बारे में, ये सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ये सारा कुछ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, ये कुछ वाद है उनके बारे में, ये सारे वाद के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, आसान है पीडीएफ अपने कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में जैसे अनुच्छेद 21 के तहत ही दया मृत्यु, मर्सी किलिंग या इथुनेसिया क्या है इसके बारे में देखिए। इसकी परिभाषा क्या है पहले, कि दया मृत्यु का अर्थ है असाध्य रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर जीवन के कष्ट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मृत्यु की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे मृत्यु प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। जैसे अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ का मामला 2011 का था। इसमें कोमा में होने के कारण जीवन रक्षक प्रणाली पर यानी वेंटिलेटर पर इनके दूर के रिश्तेदारों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, और न्यायालय द्वारा दया मृत्यु के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? दया मृत्यु यानी मर्सी किलिंग, इथुनेसिया क्या है? सक्रिय दया मृत्यु क्या है कि जब रोगी जीवन रक्षक प्रणाली पर जीवित नहीं है, ठीक है, वेंटिलेटर पर, और वह स्वयं दया मृत्यु की मांग कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और अवैध है। निष्क्रिय दया मृत्यु, इसमें रोगी जीवन रक्षक प्रणाली पर जीवित है तथा दया मृत्यु देने हेतु वह जीवन रक्षक प्रणाली हटा दिया जाए, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। और प्रश्न में ऑल ओवर अगर केवल यह प्रश्न पूछा जाए, ये आप ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित, अगर किसी प्रश्न में यह केवल पूछा जाए कि दया मृत्यु भारत में वैध है या नहीं, तो आंसर होगा कि वैध नहीं है। पर अगर सक्रिय और निष्क्रिय करके पूछेगा तो आप बोलेंगे सक्रिय यानी अवैध और निष्क्रिय यानी वैध है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता का तर्क क्या है, ये पढ़िए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में व्यक्ति स्वयं सहायता से नहीं अपितु वह सामाजिक सरकारी सहायता के सहारे जीवित रहता है, यानी वेंटिलेटर, जीवन रक्षक प्रणाली, अतः वह सहायता वापस ली जा सकती है, और इच्छा मृत्यु किसी रिश्तेदार के कहने पर मान्य नहीं है। केयर टेकर की मांग आवश्यक है, तत्पश्चात न्यायालय भी स्पष्टीकृत करता है। इसमें हमारा पक्ष क्या था? दया मृत्यु आमतौर पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, परंतु अति संवेदनशील मुद्दों पर इसे अनुमति देनी चाहिए, और साथ ही बहुत सावधानी भी बरतनी चाहिए। अब मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इन पेरोड्स, इसमें क्या है कि क्या कह रहा है? बिल 2016 के तहत की अरुणा शानबाग निर्णय में निर्धारित प्रारूप को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया, और संबंधित चिंताएं उससे भी निम्नलिखित हैं, और इसमें न्यायालय के अग्रणी निर्देशों के उचित प्रकार से कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी नहीं है, कि यदि किसी बच्चे को जीवन और मृत्यु के विषय में निर्णय लेने की अनुमति देता है, और उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के प्रावधान पर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, और रोगियों का वर्गीकरण न्यायिक जांच पर परीक्षण में खरा सिद्ध भी नहीं होता है।
ये सारी चीजें आप लोग जरूर देखेंगे। और एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये भी इसके द्वारा है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे अंतः स्थापित किया गया। और इस नए मौलिक अधिकार के द्वारा यह कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा और इस अधिकार की पूर्ति के लिए राज्य समुचित विधि भी बनाएगा। और इस संशोधन द्वारा शिक्षा पाना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार हो गया है और इसी के अनुपालन में संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है, जिसे अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अब निरोध एवं गिरफ्तारी से जो संरक्षण है, अनुच्छेद 22, इसके बारे में देखिए। अनुच्छेद 22 में उल्लिखित यह मौलिक अधिकार मानवाधिकार से संगत रखता है, क्योंकि यह संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को मिले हैं, जो विधानमंडल की शक्तियों पर मर्यादा आरोपित करती है। इसके दो खंड अनुच्छेद 22(1) तथा 2 हैं, जो निवारक निरोध को छोड़कर सभी गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी विधि के अधीन की गई हो। और इसके तहत निम्न अधिकार है, जैसे गिरफ्तारी के कारणों को यथाशीघ्र अवगत कराने का अधिकार, अपने रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। तो क्या है इसमें कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यानी यात्रा के आवश्यक समय को छोड़ के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है निवारक निरोध और गिरफ्तारी से। और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक समय के लिए गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार भी है। और ऐसे रख छुपाए अधिकार शत्रु अंतर्देशी को छोड़कर तथा निवारक निरोध उपराध उत्पन्न कराने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति के उपयोग में नहीं होंगे। आगे देखिए अनुच्छेद 22 और क्या कह रहा है। अनुच्छेद 22 के तहत मनमानी की गिरफ्तारी या निवारक नजरबंदी में संरक्षण क्या कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे। दूसरा, मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा या वकील लाना अपराधी की जिम्मेदारी है। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी किया जाएगा। और यहां मजिस्ट्रेट को क्या है कि 24 घंटे के समय में यात्रा, अवकाश और देरी सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन ये अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, जैसे शत्रु अंतर्देशी। इससे तात्पर्य है ऐसे देश के नागरिकों से है जिनके साथ भारत के साथ युद्ध चल रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो इनको 24 घंटे के अंदर करना ही है। इनमें यात्रा और छुट्टी वगैरह सब शामिल नहीं है। निवारक नजरबंदी, इसका अर्थ है अपराध किए बिना ही केवल भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में ले लिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी 24 घंटे के अंदर, परंतु इन्हें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं इनको भी कि भारत में निवारक नजरबंदी के तहत व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन 3 माह से अधिक समय तक रखने के लिए सलाहकारी बोर्ड की परामर्श आवश्यक है। और इस सलाहकारी बोर्ड में 3 सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य उच्च न्यायालय के कार्यरत जज या अवकाश प्राप्त जज या उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही हो सकते हैं। और जैसे रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, टाडा, मसूका, गसूका आदि ये सब कानून बनाए गए हैं इसके लिए, जिनके ऊपर ये लागू हैं। जैसे इसके कुछ चयन के भी अधिकार हैं कि बिहार सरकार बनाम भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ 2016 मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार से मादक पदार्थों पर लगाए गए निषेध को असंवैधानिक करार दिया। बिहार सरकार ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915 के तहत एक अधिसूचना जारी कर एल्कोहल के विनिर्माण, बिक्री और वितरण के साथ ही इसके उपभोग या संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके साथ ही इसके द्वारा ऐसे मामलों की अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गई थी और यह पूर्व प्रचलित विधि के विपरीत है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और क्या इसमें चयन के अधिकार हैं? हालांकि उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी तथा बिहार में कठोर निषेध कानून को बनाए रखने की अनुमति दी। और चयन का अधिकार व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, जिसका आशय है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जो जुड़े उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए जब तक कि वह समाज के कोई गतिरोध उत्पन्न न कर रहा हो तब तक। इसी में अप्राकृतिक अपराध को भी रखा गया है। अप्राकृतिक अपराध का उदाहरण समलैंगिकता से है और इसे एक अपराध मानते हुए आईपीसी की धारा 377 की श्रेणी में रखा गया है। और सर्वविदित है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 में यह निर्णय दिया था कि आईपीसी की धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 का उल्लंघन करती है, परंतु उच्च न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कि यह उसी समय
तक अमल में रहेगा, जब तक कि संसद भारत के विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को पूरा करने के लिए कानून में संशोधन अगर नहीं करती है तभी तक कर देगी, तो नहीं। आगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए आईपीसी की धारा 377 को संवैधानिक घोषित कर दिया, परंतु हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान इस निर्णय पर फिर से विचार करने को तैयार हो गया है। अब जैसे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके साथ दुश्मन किस किस टाइप के हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, ये देखिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी लोगों को स्वतंत्र आवाजाही के अधिकार, जैसे मामलों में हम दुनिया के किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, पर कुछ मामलों में हम बहुत पीछे हैं, जिनमें से एक अभिव्यक्ति की आजादी भी है। और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा घिसे पिटे उपनिवेशिक कानूनों का बने रहना। वैडी डॉनिर की किताब द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री पर पाबंदी के मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े दीनानाथ बत्रा ने भारतीय दंड की 6 ऐसी धाराएं गिनवाई जिनके तहत वह किताब पर पाबंदी चाहते थे। ये सारी चीजें हैं, ये सब सारे दुश्मन है, ये सब आप लोग को पॉइंट दिए गए हैं, जरूर पढ़ लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या कह रहा है। ये सारा पॉइंट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आप लोग पढ़ लेंगे, अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए आगे इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ये सारा कुछ जो ये तीसरा खतरा, चौथा खतरा, ये सारा को कुछ है कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चौथा खतरा, ये जो 7 खतरे दिए गए हैं ये सब जरूर ध्यान से देखेंगे। 5वां खतरा इसके बारे में, छठा खतरा, ठीक है, इसी तरीके का सारा चीज आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। और 7वां खतरा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के, ये 7 खतरे ये अपने कॉन्सेप्ट के लिए आप जरूर पढ़ लेंगे। अब निवारक निरोध के बारे में देखिए क्या कह रहा है निवारक निरोध के बारे में, कि अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग के खंड 4 और 5 के तहत निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के रक्षोपाय से संबंधित उपबंध है, और यह रक्षोपाय अन्य देशी शत्रु को भी उपलब्ध है। और निवारक निरोध किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकता है, और यह कार्यपालिका द्वारा किया गया पूर्ववर्ती उपाय है। जैसे यह सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होगा। जैसे निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में लागू होता है, और इतिहास में अन्य किसी भी प्रजातंत्र राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। और ब्रिटेन और अमेरिका आदि प्रजातंत्रात्मक राज्यों में केवल युद्ध काल में ही इसका आश्रय लिया जाता रहा है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शांति दोनों के समय निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। तो ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। निवारक निरोध अधिनियम 1950 क्या क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5, 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक नजरबंदी अधिनियम पारित किया गया था, और समय समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती रही है। और यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक चला, और इस काल में विरोधी दलों द्वारा अनेक बार आरोप लगाया गया कि शासन के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो ये सब आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के लिए समझ लेंगे, जो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उचित रहेगा। बाकी इंपॉर्टेंट देने का यही है कि इस के तहत क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। 1969 में संसद ने कांग्रेस को आवश्यक बहुमत न प्राप्त होने के कारण से इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ा सकी गई। जैसे मई 1995 में टाडा की अवधि की समाप्ति के बाद पोटा कानून लागू किया गया, जिसे बाद में फिर 2004 में भी समाप्त कर दिया गया। निवारक निरोध का आधार क्या है? पहला, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखना। एक सेकंड का जरा समय देंगे। लोक व्यवस्था बनाए रखना, प्रतिरक्षा, विदेश कार्य, भारत की रक्षा, ये सब आधार हैं निवारक निरोध के। और इसी प्रकार विधानमंडल यह अधिनियमित कर सकता है कि किसी व्यक्ति को उपयुक्त कारणों के बिना विचार किए गए निरुद्ध या कारावास की सजा दी जा सकती है, और ऐसी विधियों के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा। और इससे संबंधित रक्षोपाय क्या क्या है? यह निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो सरकार को सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन लेना होगा, और इससे विरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार की सूचना भी दी जाएगी, और इससे विरुद्ध व्यक्ति को निवारक निरोध आदेश के विरुद्ध आवेदन करने के लिए शीघ्रतापूर्ण अवसर भी दिया जाएगा। ये सारा कुछ आप लोग ये न्यायमूर्ति इसकी आलोचना भी कुछ लोग किए। जैसे न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि निवारक निरोध विधियां प्रजातांत्रिक संविधानों के प्रतिकूल हैं। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है कि किसी भी देश में
इसे अपने संविधान का अविभाज्य अंग नहीं बनाया है जैसा कि भारत ने किया है, और इसमें नजरबंदी का समय भी अधिक है, और यह 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह तक ही होना चाहिए, और यह 3 महीने तक का है। बंदी को निरोध की अवधि में शारीरिक यातनाएं दी जा सकती हैं, और इससे बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है। और निरोध की अवधि में बंदियों के परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, और शांति काल में निवारक निरोध के उपयोग को रोकने या दलित हितों के लिए इसका प्रयोग होने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। और निवारक निरोध की व्यवस्था इन आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में निवारक निरोध की व्यवस्था में कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी भी हैं। संविधान निर्माता इससे परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है, अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं है। ये सारा कुछ देख लेंगे। ऐसे हुआ था गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बाद में न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता इन शब्दों में स्वीकार की थी: इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, और उन समाज विरोधी और विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई जिससे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा होता है। ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे। और इस प्रकार निवारक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बंदूक के समान है जिसका किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है और उसकी हत्या भी। अतः बंदूक का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से और विवेकपूर्ण ही करना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारा पॉइंट आप लोग ये स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा अपने अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। इसमें निवारक निरोध, उसकी आलोचनाएं, बहुत सारे केस के बारे में भी आपने पॉइंट पॉइंट देखा। इन चीजों को जरूर आप प्री और मेंस के पॉइंट से ध्यान में रखिएगा। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसे जरूर फॉलो करेंगे। यह है मेरा अनअकैडमी का लिंक, इसे भी। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रोजाना 1 PM पे क्लास होती है इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।